हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। आज हम फिजिक्स में अपने टारगेट 2021 को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें हम चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर को स्टडी कर रहे थे। आज इसका चौथा लेक्चर है। इसके 3 लेक्चर्स अभी तक आ चुके हैं। अगर आपने उन लेक्चर्स को विजिट नहीं किया है, फटाफट जाकर उन वीडियोज़ को देखें और जल्दी से इस वीडियो पर आएँ ताकि आप कंसेप्चुअली और जल्दी से जल्दी चीज़ों को सीख पाएँ। आज के इस लेक्चर में हम लोग बचे हुए कूलाम के एप्लीकेशन को कवर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो फटाफट देखना शुरू करते हैं। इसमें हम लोग को सबसे पहले क्या देखना है, आज हम लोग को देखना है आपके एप्लीकेशन ऑफ कूलाम लॉ का एक और एप्लीकेशन, और वो था लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन। ठीक, देखिए लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन क्या होता है समझने की कोशिश करिए। जब किसी एक पॉइंट पर मोर देन 2 फोर्सेस एक्ट करने लगते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन यूज़ करना पड़ता है। जैसे एक चार्ज पर अगर कोई फोर्स लगा रहा है, सिंपली समझने की कोशिश करिए। जैसे यहाँ पर आपका एक चार्ज रखा है जिसका नाम है प्लस Q, और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है जिसका नाम है प्लस कैपिटल Q। तो ये कैपिटल Q की वजह से यहाँ पर मान लो रिपल्शन फोर्स लगा F, तो इसको तो आप कूलम के रूल से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब मान लीजिए मैं यहाँ पर एक और चार्ज रख दूँ प्लस Q2, या मान लीजिए प्लस Q डैश, तो ये भी तो इसको रिपेल करेगा। मान लीजिए ये इस पर F डैश न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, इसके वजह से रिपल्शन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक फोर्स रख दिया, ये यहाँ पर या यहाँ पर सॉरी एक चार्ज रख दिया। मान लीजिए ये आपका है Q0 कूलाम प्लस का, तो ये इसको क्या करेगा, इधर की तरफ रिपेल कर देगा। मान लेते हैं ये F0 है। तो अब इस चार्ज पर एक फोर्स नहीं लग रहा है, मोर देन 2 फोर्सेस लग रहे हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन को अप्लाई करने के लिए आप कुछ पॉइंट्स को जनरली फटाफट देख लीजिए, उनको आप याद रखिएगा ताकि आपके क्वेश्चंस फटाफट सॉल्व हो पाएँ। ठीक, पहली बात क्या याद रखिएगा, ज़रा समझिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ ध्यान रखना है वो क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए 2 फोर्सेस हैं, ये आपका F1 है और इसी डायरेक्शन में आपका लग रहा है F2, तो इनका नेट फोर्स, टोटल फोर्स मान लो F है तो वो आएगा F1 प्लस F2। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो यहाँ पर एक बॉडी रखा है, इसको 10 न्यूटन के फोर्स से अप्लाई किया गया और फिर एक और फोर्स इसी पर लगा दिया गया 20 न्यूटन का। तो अगर कोई पूछ रहा है कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो आप बता देंगे F इक्वल, इसको आप F1 कह दीजिए, इसको आप F2 कह दीजिए, तो F1 प्लस F2 हो जाएगा। F1 की वैल्यू 10 है प्लस 20 यानी कि आ जाएगा आपका 30 न्यूटन। ये टोटल फोर्स हो गया। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, अगर किसी एक बॉडी पर 2 फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, मान लीजिए ये F1 है और इधर को कोई F2 लगा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स हम मान ले अगर F है तो F की वैल्यू होगी F1 डिफरेंस F2। डिफरेंस का मतलब क्या है, देखिए माइनस के साइन और डिफरेंस के साइन में क्या फ़र्क होता है। जैसे अगर कोई कह रहा है आपसे F1 माइनस F2, तो इसका मतलब है कि आपको हमेशा F1 में से F2 को घटाना है, चाहे F1 छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन F1 डिफरेंस F2 है तो उसको भी घटाना ही रहता है, वो भी सब्सट्रैक्शन कोई बताता है, लेकिन यहाँ एक शर्त के साथ, एक बाउंडेशन के साथ काम चलता है। और वो बाउंडेशन ये है कि आपको हमेशा बड़े में से छोटे को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। आपको एक बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को क्या कर लेना है, सब्सट्रैक्ट कर सॉल्व करना है। तो मतलब हमेशा बड़े में से छोटे को घटाइएगा। अगर F1 बड़ा रहा तो F1 में से F2 घटा दीजिएगा, अगर F2 बड़ा रहा तो F2 में से F1 घटा दीजिएगा, है ना। ठीक, ये काम आप करिएगा तो आपको सही आंसर मिल जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखेंगे आप, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। ठीक, एग्जाम्पल भी एक ज़रा फटाक से देख लीजिए। और एग्जाम्पल क्या रहेगा ज़रा समझिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी है, इसको कोई 20 न्यूटन से यहाँ खींच रहा है और 10 न्यूटन से कोई यहाँ खींच रहा है, इसको आप F1 कह दीजिए, इसको F2 कह दीजिए। तो देखिए अब नेट फोर्स आपके पास क्या होगा, तो वो कह दीजिए F1 डिफरेंस F2 होगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर जाना चाह रहा है, एक इधर आ रहा है। ठीक, इस सिचुएशन में देखिए अब आप देख लीजिए बड़ा कौन है, तो बड़ा आपका F1 ही है, तो आप तुरंत रख दीजिए 20 माइनस 10 यानी कि आ जाएगा नेट फोर्स 10 न्यूटन। ठीक है ना। अगला आप लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन का रूल समझिएगा। मान लीजिए 2 फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हैं, ठीक है ना। F
और F। अब एक बात समझिए, यहाँ दोनों सिचुएशन में मैंने मैग्नीट्यूड अलग अलग बताया था। ये F1 F2 था, ये F1 F2 था। अब की बार दोनों पहले मैग्नीट्यूड सेम देख लीजिए, है ना, ठीक। यानी कि अगर ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन है, 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन है, या 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन है, ठीक। और इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इसका रिजल्टेंट फोर्स F नेट जो होगा, नेट फोर्स जो होगा वो आएगा आपका F√2, यानी कि जो एक फोर्स रहेगा उसका √2 टाइम्स, ठीक है ना। √2 की वैल्यू भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको मैं लिखकर बता दे रहा हूँ, फटाफट इसको ध्यान रखिएगा। 1.414 जहाँ भी यूज करना पड़े इसको यूज कर लीजिएगा। √2 की वैल्यू 1.414 होता है। √3 भी याद रखिएगा, ये लोग फटाफट यूज होते हैं तो आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी होगी। 1.732 √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, F नेट F√2 आएगा। और आप एक बात ये भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जो नेट फोर्स होगा वो हमेशा इसके एकदम मिडल से निकलेगा, अगर इन दोनों का वैल्यू सेम है तो, ठीक है ना। यानी कि ये F नेट होगा, यानी कि ये वाला एंगल कितना बनेगा, 45, एकदम बीचों बीच से निकल कर जाएगा, ठीक। ये 3 पॉइंट आपको क्लियर करने हैं फटाफट, ठीक। पहला, सेम डायरेक्शन में हुआ तो सेम डायरेक्शन के लिए क्या होता है, दोनों फोर्सेस जोड़ देंगे। अपोजिट रहा तो बड़े में से छोटे को घटा देंगे। 90 डिग्री पर अगर सेम मैग्नीट्यूड के साथ है तो उसका नेट फोर्स जो आएगा वो आएगा F√2। तो देखिए आपको यहाँ पर तुरंत इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि ये मैग्नीट्यूड सेम रहने पर ही ये फॉर्मूला आपका लग पाएगा। मैग्नीट्यूड अलग अलग रहने पर आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक। क्या लगाना पड़ेगा बता रहे हैं। देखिए ये आपको अगर हो गया हो तो इसके बाद इसको फटाफट आप नोट करते रहिए, ना, ठीक। पहला पॉइंट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए अगला पॉइंट आपका क्या है, ज़रा समझिएगा। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट आपको ध्यान रखना है, अगर दो फोर्सेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर तो हैं लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, F1 है F2 है, ठीक, और उनके बीच का एंगल क्या है, 90 है, तो उनका जो F नेट होगा वो आएगा √F1² प्लस F2²। और अब की बार आपका ये जो नेट फोर्स होगा वो एकदम मिडल से नहीं जाएगा, ये उसकी तरफ ज़्यादा टेंड करेगा जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा। मान लीजिए आपका वेक्टर F2 ग्रेटर देन है ना, मतलब ये 100 न्यूटन है, मान लीजिए ये 80 न्यूटन है, तो फिर देखो मैं 45 वाला एक लाइन आपको डॉट में दिखा दे रहा हूँ कि ये लाइन जो है ये 45 मिडल में दिखा रहा है ना। ये बाइसेक्टर लाइन है जो इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, लेकिन F2 बड़ा है। यहाँ एग्जांपल के लिए मान लो लिख दे रहा हूँ 100 न्यूटन और F1 आपका है कितना, 80 न्यूटन, ठीक। तो ये फिर 40 से थोड़ा नीचे 100 की तरफ रहेगा क्योंकि इसकी ताकत थोड़ी क्या है, ज़्यादा। ये आपका F नेट हो जाएगा, F नेट। और ये एंगल आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा। अच्छा, अगर आपको tan अल्फ़ा निकालना या अल्फ़ा पर निकालना पड़ जाए तो फॉर्मूला लगा दीजिएगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू F1/F2, यानी कि यहाँ वाला फोर्स नीचे और यहाँ वाला फोर्स ऊपर, ठीक है ना। आपका एंगल इसके साथ निकल आएगा, ठीक। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है, ठीक। इन पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते रहिएगा क्योंकि ये आपको काम देंगे लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, ठीक है ना। अगला पॉइंट याद रखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उन दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, F है, और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री है तो उनका रिजल्टेंट F नेट जो होगा वो उन्हीं वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर ही आएगा, यानी कि F के बराबर ही आएगा, ठीक है ना। और रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच से निकलेगा, ये आपका F नेट होगा जो कि F के ही बराबर होगा, और वो दोनों एंगल से कितना एंगल बना रहा होगा, 60 डिग्री का बना रहा होगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, जैसे एग्जांपल के लिए समझिएगा, अगर आपके पास एक फोर्स है जो 20 न्यूटन का है, दूसरा फोर्स है वो भी 20 न्यूटन का है, ये F1 मान लीजिए 20 न्यूटन, ये F2 मान लीजिए 20 न्यूटन, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा, और यहाँ मान लीजिए इसका एंगल 120 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वो भी क्या आएगा, आपका 20 न्यूटन ही आएगा। और कितने डिग्री पर आएगा, 60 डिग्री पर इसके बीचों बीच से। रिजल्टेंट हम F मान लेते हैं, वो भी क्या होगा आपका 20 न्यूटन ही होगा, ठीक। ये 5th पॉइंट आपको क्लियर कर रखना है अच्छे से। 6th पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और उनके बीच का एंगल भी इनमें से कोई स्पेशल वाला नहीं है, 0, 180, 90 और आपके 120 को छोड़कर कोई अदर एंगल पर अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए कोई जनरल वेक्टर आपको देकर रखा है, दो फोर्सेस दिए गए हैं, मान लीजिए F1 है,
ये F2 है और उसके बीच का एंगल थीटा है, ठीक। ये आपका 6th केस है। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स F इक्वल होगा √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ठीक है ना। ये आपका आ जाएगा F का फार्मूला, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, और आपका रिजल्टेंट फोर्स उस फोर्स के ज़्यादा नज़दीक होगा जहाँ पर आपको जिस फोर्स का आपका वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। मान लीजिए F1 ज़्यादा है तो नेट फोर्स F1 की तरफ झुका हुआ मिलेगा ज़्यादा, मिडल से एकदम नहीं गुजरेगा, है ना। दोनों का अगर सेम रहा मैग्नीट्यूड तो बीचों बीच से जाएगा। ये 6 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। और 7वां पॉइंट आपको कंपोनेंट का एक बात याद रखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन पहले इसको स्क्रीनशॉट लेकर फटाक से नोट करिए, है ना, ठीक। इनको अच्छे से याद रखिएगा इन फार्मूलों को। हम अगले 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और 7वां पॉइंट कंपोनेंट से रिलेटेड है। मान लीजिए कि आपके पास कोई एक वेक्टर है, फोर्स ही है, मान लीजिए F इक्वल मान लेते हैं 60 न्यूटन है, ठीक है ना। लेकिन ये आपके ना तो x एक्सिस पर है और ना ही y एक्सिस पर है। मान लीजिए ये एक्सिस है x और ये आपका है y एक्सिस। तो आपको ये देकर रखा है कि x एक्सिस के साथ कितना डिग्री बना रहा है, मान लीजिए 60 डिग्री बना रहा है। कितना डिग्री बना रहा है, 60। तो आप समझिए कि इस फोर्स के आपको 2 टुकड़े करने हैं, एक टुकड़े को x एक्सिस पर ले आना है और एक को y पर। तो जो x एक्सिस पर आएगा वो होगा क्या, जरा देखिए, जो भी मैग्नीट्यूड रहेगा उसको लिखिएगा 60, और साथ में जिस एक्सिस के साथ एंगल बना हो उसको कॉस दे दीजिएगा। कॉस 60 डिग्री हो गया। मान लीजिए यहाँ थीटा होता तो कॉस थीटा लिख देते, 30 होता तो कॉस 30 लिख देते। और यहाँ y एक्सिस पर क्या जाएगा, तो पहले आप मैग्नीट्यूड लिखिएगा 60 और उसके बाद उसके साथ क्या लिख दीजिएगा, साइन 60 डिग्री, ठीक है ना, साइन 60 डिग्री। चलिए एक एग्जांपल और हम लोग यहाँ समझ लें। मान लीजिए कि आपके पास एक फोर्स है F जिसकी वैल्यू है 5 न्यूटन, ठीक। और वो ऐसे x एक्सिस और y एक्सिस के कहीं पर बीच में रखा है, और अब की बार वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है y एक्सिस के साथ, ठीक। तो आपको अब कंपोनेंट करना है। तो एक कंपोनेंट तो यहाँ जाएगा x एक्सिस पर, एक कंपोनेंट जाएगा y एक्सिस पर। x एक्सिस पर कंपोनेंट क्या आएगा, तो पहले मैग्नीट्यूड लिखिएगा 5, और उसके बाद देखिए 30 है, लेकिन अब की बार इसको कॉस नहीं दिया जाए क्योंकि एंगल x एक्सिस के साथ नहीं बन रहा, y के साथ बन रहा है। इसको दिया जाएगा साइन, 5 साइन 30, और यहाँ जो जाएगा वो क्या होगा, 5 कॉस 30, ठीक है ना। इस तरीके से आपको एंगल कर लेना है। अब आप इनको कोई नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इसको fx कह दीजिए क्योंकि ये x एक्सिस पर आया है, इसको fy कह दीजिए क्योंकि ये y एक्सिस पर आया है, ऐसे इसको भी दे सकते हैं। इसको fx कह सकते हैं क्योंकि x एक्सिस पर है, और इसको fy कह सकते हैं क्योंकि ये y एक्सिस पर है, ठीक। इस तरीके से आपको कंपोनेंट करने का भी रूल हमेशा ध्यान रखना है। कंपोनेंट आपको काफ़ी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को क्या करने में, सॉल्व करने में, ठीक। फटाफट इन 7 पॉइंट को समझ लीजिए। हम लोग कुछ क्वेश्चन से इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए सिंपली हम लोग एक काम करते हैं और कुछ एग्जाम्पल से चीज़ों को समझने की क्या करते हैं कोशिश की, लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन पर किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक। अब लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन पर देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन समझिएगा कि अगर आपके पास एक स्क्वायर है, स्क्वायर क्या होता है, जिसके चारों साइड क्या होते हैं, बराबर। अगर ये है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये भी ए सेंटीमीटर मीटर जो भी होगा रहेगा। मान लीजिए इसके कॉर्नर पर क्यू कूलम का चार्ज रखा है, यहाँ क्यू कूलम रखा है, यहाँ क्यू कूलम रखा है, यहाँ क्यू कूलम रखा है, और आपको इसको सेंटर पर पूछ ले कि फोर्स एफ नेट क्या होगा, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, अगर सारे साइड्स इक्वल हैं और हर साइड पर इक्वल नेचर का चार्ज रखा है, इक्वल मैग्नीट्यूड के साथ, ये जरूरी है, सभी प्लस हैं। जब तक चार्ज का नेचर नहीं बताया जाता हम अपनी तरफ से पॉजिटिव कंसिडर कर चलेंगे, हमेशा ध्यान में रखिए। अगर मैग्नीट्यूड भी इनका सेम देकर रखा है, अगर ये सिचुएशन मेंटेन है तो आपको एफ नेट यहाँ पर मिलेगा 0। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको याद रखिए, ठीक है ना। ये सिर्फ स्क्वायर के लिए लागू नहीं होता है। देखिए हर पॉइंट इतनी जल्दी में लिखा पाना पॉसिबल नहीं, ध्यान रखिए। इक्वल नंबर ऑफ साइड्स हो, ठीक है ना, मतलब सॉरी इक्वल नंबर ऑफ साइड नहीं, इवन नंबर ऑफ साइड्स हो, मतलब 4 साइड्स हो, 6 साइड हो, है ना, ठीक। थर्ड साइड में भी आपका ये कंडीशन अप्लाई रहेगा, लेकिन थर्ड के बाद 5 या 7 या 9 में अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 साइड वाले में, उसके बाद हर इवन साइड वाले में अगर साइड्स का लेंथ इक्वल हो
और उनके कॉर्नर पर इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल चार्ज, इक्वल नेचर का चार्ज रखा हो, ठीक है ना, तो आपको उसके सेंटर पर फोर्स हमेशा 0 मिलेगा। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूँ तो मुझसे कई बार वर्ड्स मिक्स हो जा रहे हैं, ठीक है ना। आप अच्छे से इसको समझ लीजिए। अगर किसी भी क्लोज बॉडी के पास 3 साइड हैं या कोई इवन नंबर ऑफ साइड है ना, जैसे 3 साइड तो ट्रायंगल हो गया, अब इवन नंबर मतलब वो आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, क्योंकि लेंथ बराबर होना चाहिए ना। एक हेक्सागन हो सकता है इवन नंबर में, ऑक्टागन हो सकता है, डेकागन हो सकता है ना, इवन नंबर ऑफ साइड्स होने चाहिए, ठीक, और उनका लेंथ बराबर हो, ये बड़ी शर्त है। मतलब आप समझ रहे हैं, 3 साइड उसके बाद इवन नंबर ऑफ साइड्स में, और उसके साथ साथ जरूरी है कि उनके लेंथ इक्वल हो, हर लेंथ उसका बराबर हो। और अगला शर्त ये है कि हर कॉर्नर पर इक्वल नेचर का चार्ज रखा हो जिसका मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो। अगर ऐसा सिचुएशन मेंटेन हुआ तो उसके सेंटर पर आपको फोर्स 0 मिलेगा। मैंने स्क्वायर के एग्जांपल से दिखा दिया है, आप और भी एग्जांपल्स लेकर इसको समझ सकते हैं, ठीक है ना। ये आपको क्लियरली याद रखना है, ठीक। अगली चीज आप समझिएगा, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट, अगर मान लीजिए साइड इक्वल्स हैं लेकिन ऑड नंबर ऑफ आपको साइड देकर रखे हैं, साइड का लेंथ तो इक्वल है, जैसे मान लीजिए पेंटागन, ठीक है ना, मान लीजिए इसका हर साइड ए है, ठीक, ए सेंटीमीटर है, और यहाँ पर चार्जेस सब जगह सेम ही रखा गया है, सेम नेचर का। तो देखिए, अगर इस जगह पर सेंटर पर आपको कोई चार्ज रख दे, मान लीजिए आप Q0 रख दिया है ना, ठीक, और Q0 चार्ज रखकर आपसे पूछ रहा है कि इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा, तो देखो इसका और इसका फोर्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको r देकर रखा होगा, तो आपका फोर्स आ जाएगा F इक्वल 1/4πε0 Q0, कूलम का रूल लगा रहे हैं, Q0/r², यानी कि उसे एक चार्ज की वजह से मिल जाएगा। तो अब आपको दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर साइड्स का लेंथ इक्वल है लेकिन उसमें ऑड नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो आप सारे साइड्स का कैंसिल कर दीजिएगा, सिर्फ एक साइड की वजह से वहां पर क्या ले लिया करिएगा, फोर्स ले लिया करिएगा, आपका आंसर आ जाया करेगा, ठीक। पहला पॉइंट वो था, दूसरा पॉइंट ये है, इसको अच्छे से ध्यान देते हुए समझते रहिए, ठीक। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये तो 2 आपके हो गए थोड़े शॉर्टकट वाले क्वेश्चंस के लिए, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स जो आपके बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है ना, उनके ऊपर भी थोड़ा हम लोग फोकस कर लेते हैं, फटाफट उनको देखते हैं। दोनों पॉइंट्स को याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कि इस पर न्यूमेरिकल के अप्रोचेस क्या होते हैं। जैसे क्वेश्चन आप देखिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक, और यहाँ पर हमने रख दिया 2 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पर रख दिया हमने 3 माइक्रोकूलम का चार्ज, यहाँ पर मान लो मैंने रख दिया 5 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने रख दिया -3 माइक्रोकूलम का चार्ज, ठीक। और आपसे मैं कह रहा हूँ फाइंड नेट फोर्स ऑन 5 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज, ठीक। चलिए, तो आपको 5 माइक्रोकूलम ऑफ चार्ज पर नेट फोर्स बताना है, ठीक। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस डायग्राम को वापस से आप ड्रॉ कर लेंगे। मैं आपको वापस इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको उस डायग्राम और इस डायग्राम में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। मैंने यहाँ पर 2 माइक्रोकूलम रख दिया। अच्छा, एक बात और, क्वेश्चन अभी अधूरा है क्योंकि मैंने साइड्स नहीं दिए हैं, ठीक। मान लीजिए स्क्वायर है और स्क्वायर का एक तरफ का साइड आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। अब डायग्राम कंप्लीट है, अब आ जाते हैं, ठीक। 2 माइक्रोकूलम हो गया, -3 माइक्रोकूलम, यहाँ 5 माइक्रोकूलम, और यहाँ फिर से -3 माइक्रोकूलम। चलिए देखिए, इन साइड्स को आपस में मिला लीजिए क्योंकि अभी आपको काम लगेगा। इसका डिस्टेंस तो इससे मिला हुआ है, इसका भी इससे मिला हुआ है। हर चार्ज को उससे मीट करा लीजिएगा क्योंकि उस डिस्टेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, ये आपका A है, तो डायगोनल आपके स्क्वायर का क्या होता है, A√2 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आज के बाद याद रखिए कि अगर स्क्वायर का साइड A दिया है तो उसका डायगोनल A√2 होगा। A की वैल्यू हमको क्वेश्चन में देकर रखा है, हम यूज़ कर लेंगे जिस हिसाब से आपको करना होगा। चलिए ध्यान से समझिए, अब आपको करना क्या है। सबसे पहले इस 2 माइक्रोकूलम से पूछिए, इस 5 को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल प्लस है तो रिपेल करेगा, यानी कि इसको बाहर की तरफ ऐसे धक्का देगा। इसको आप कह दीजिए फोर्स F1, यानी कि 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के बीच में फोर्स F1 लग रहा है। -3 से पूछिए 5 को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, तो जवाब है माइनस वाले लोग तो अट्रैक्ट करते हैं, तो F2 माइनस प्लस को अट्रैक्ट कर लेगा।
ये माइनस का इसको अट्रैक्ट करेगा रिपेल, तो जवाब है अट्रैक्ट करेगा, यानी कि ये वाला फोर्स आ जाएगा F3। अब एक बात अगर आप ध्यान दें तो F2 और F3 की वैल्यू सेम आएगी। अभी आपको आगे न्यूमेरिकल में पता भी चल जाएगा कैसे। देखो F2 के बीच का डिस्टेंस ए रहेगा, ये भी ए रहेगा क्योंकि स्क्वायर है, चार्जेस भी सेम हैं तो इसका मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा। मतलब हम F2 निकाल लेंगे तो F3 भी सेम आने वाला है। बस आपको F1 F2 कैलकुलेट कर लेना, F3 उसी के बराबर आ जाएगा। चलिए फटाफट हम F1 F2 कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद देखेंगे कि टोटल आंसर कितना आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर फटाक से देखिएगा कि हम F1 निकालने जा रहे हैं। ठीक, सबसे पहला F1 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखो फोर्स निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, दो चार्जेस चाहिए होते हैं। चलो तो F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, 2 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम। तो हम इसको क्या देंगे, Q1 2 माइक्रोकूलम यानी कि 2 × 10⁻⁻6 कूलम, Q2 5 माइक्रोकूलम यानी कि 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक, और इनके बीच का डिस्टेंस उसको हम कहते हैं यहाँ R क्या है आपका A√2। ए की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ सेंटीमीटर में नहीं रखना होता है, मीटर में। 10 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट होगा, 0.1 मीटर के, यानी कि 0.1 × √2। ठीक, ये आर की वैल्यू है। तुरंत आप F1 कैलकुलेट कर लें तो F1 = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। 1/4πε0 की वैल्यू आपको क्या याद कराए थे, 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू बताइए, 2 × 10⁻⁻6 कूलम में चेंज करना है। ये चेंजमेंट आपको पीछे के लेक्चर्स में बता कर रखे हैं, उसको विजिट करें, अच्छे से समझें। Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 होल अपॉन R मतलब क्या आपका 0.1 मल्टीप्लाइड बाय √2 का होल स्क्वायर। चलिए 5 2 जार 10 और 10 मल्टीप्लाइड बाय 9 यानी कि 19 है ना। 90 के बाद 10⁻⁻6 -6 -12 और 9 उसमें से चला गया 10⁻⁻3 और अपॉन में 0.1 का स्क्वायर 0.01 √2 का स्क्वायर 2। ठीक, ये आपका कट जाएगा 45 टाइम्स 45 × 10⁻³ इंटू में 100। कहाँ से आया 100, ये दोनों डेसिमल्स ऊपर भेज दिए, इसको ऊपर भेजेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, वही 100 यहाँ लिखा हुआ है। अब आ जाएगा आपका 45 × 10⁻⁻1, 2 जीरो इसको कैंसिल कर देंगे, -1 को यहाँ, -1 का मतलब हो गया 10 नीचे जाएगा, 10⁻1 प्लस में यानी कि 10 से डिवाइड, तो आंसर आ जाएगा 4.5 न्यूटन। तो ये तो आंसर आ गया आपका F1 का। सिमिलरली हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेकेंड पार्ट यानी कि F2 की वैल्यू के लिए, ये F2 इक्वल अगर क्वेश्चन मार्क लगाया जाए तो आपको Q1, F2 किसके किसके बीच का फोर्स है जरा देख लीजिए, F2 -3 माइक्रोकूलम और 5 माइक्रोकूलम के बीच का है, तो Q1 3 को मान लेते हैं और Q2 5 को मान लेते हैं, यानी कि -3 माइक्रोकूलम, तो ये हो जाएगा -3 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 वही 5 माइक्रोकूलम पर तो फोर्स लगा रहा है ये, तो 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है ना। अब उसके बाद आपको क्या देखना है कि यहाँ पर R की वैल्यू क्या है, तो R -3 और 5 के बीच का डिस्टेंस, ये साइड है और साइड की वैल्यू A है, A आपका 10 सेंटीमीटर यानी कि 0.1 मीटर है। तुरंत आप F2 के लिए फार्मूला लगाइए, F2 = हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, चलिए F2 इक्वल क्या होगा 9 × 10⁻⁹ Q1 3 × 10⁻⁻6। अब आप कहेंगे ये तो माइनस में है, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर में साइन पुटअप करने का कोई मतलब नहीं है। Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6। ठीक, होल अपॉन 0.1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। देखिए हम अगले स्टेप में कैलकुलेशन डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्योंकि फिर स्पेस कम हो जाएगा ना। ठीक, देखिए क्या हो जाएगा, 5 3 जार 15, ठीक है ना, और 5 3 जार 15 और 15 9 जार, ठीक है ना, 135, तो ये 135 ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3 -6 -12 और ये 9 और इनटू में आपका 100। ये कहाँ है 0.01 का होल स्क्वायर, तो 0.01 आएगा, उसके दोनों डेसिमल्स ऊपर भेज दिया, 100 आ गया, यानी कि ये टोटल सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 13.5 न्यूटन। ठीक, ये F2 आ गया।
एंड सिमिलरली, यहाँ पर लिख देते हैं एंड सिमिलरली F3 की वैल्यू भी सेम ही आएगी 13.5 न्यूटन। कैसे? देखो वैल्यू सेम है, F3 भाई चार्जेस सेम हैं, उनके बीच का डिस्टेंस से साइड ही रहेगा तो सेम वैल्यू आएगा। अब देखिए अगर आप ध्यान से समझें तो आपके पास एक डायग्राम ऐसा होगा, यानी कि एक 5 माइक्रो कूलाम का चार्ज है और उसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है जो क्या है F2 है, एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है क्या है F3 है, और एक फोर्स इधर की तरफ लग रहा है जो कि क्या है आपका F1 है। ठीक, ये वाला फोर्स। एक बात जरा ये लाइन ऐसे ऐसे खींच लें और ये लाइन ऐसे ऐसे खींच लें, थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये एंगल 45 होगा। हमें कैसे पता? स्क्वायर का डायगोनल हमेशा 45 पर आता है और उसके सीध में जा रहा है तो ये भी एंगल कितना बनाएगा 45। चलिए अब आप अगर ध्यान दें तो F2 और F3 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना। F2 F3 दोनों मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल 90 है। अभी आपको जस्ट पीछे तीसरे पॉइंट में बताया था कि 90 डिग्री पर अगर दो इक्वल फोर्सेस हों तो उनका मैग्नीट्यूड F नेट क्या आता है, वो F नेट उनके एकदम बीचों बीच से गुजरता है 45 पर। और उसकी वैल्यू क्या होती है? तो उसका वैल्यू होता है F डैश मान लो तो वो होता है 2F√2 के बराबर, जहाँ F क्या होता है दोनों फोर्सेस में से किसी एक की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पर आप F डैश निकाल लीजिए, F डैश हो जाएगा F√2 की वैल्यू। तो F मतलब दो इक्वल वेक्टर्स जो होते हैं, तो F2 F3 दोनों इक्वल है, दोनों में से किसी एक का वैल्यू रख दीजिए 13.5 मल्टीप्लाइड बाई 1.414। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा जरा देखिएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम फटाक से कर दे रहे हैं, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा क्योंकि आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, ये 20 हो जाएगा, 2 7 आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका 7 आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, फिर आपका आ जाएगा 12 और 4 कैंसिल, 4 1 4 1 0 9 8 10 9 1, तो ये आ जाएगा। और 3 4 डेसिमल्स 2 2 4, मतलब ये आ जाएगा 19.08 न्यूटन। ठीक, तो 19.08 न्यूटन आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक, फटाक से आपने देख लिया। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा 19.08 के बाद अब ये दोनों फोर्सेस तो खत्म, क्योंकि देखिए एक बात और समझिए, नेट जब निकलता है मतलब ये हो गया कि F2 F3 का आपने नेट निकाला तो दोनों मिल गए, मिलकर अब ये बना लिया उन्होंने, तो इनको आप डायग्राम से हटा सकते हैं। अब आपके डायग्राम में देखिए क्या बचा हुआ है, एक 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है जिस पर इधर और इधर ये 5 माइक्रो कूलम का चार्ज है, और इधर एक फोर्स लग रहा है जिसको हम F डैश मानकर चले हैं, और कितने पर लग रहा है 45 डिग्री पर। और इधर एक फोर्स लग रहा है F1, ये भी कितने पर लग रहा है 45 पर। देखिए 45 और बीच में 90 180 डिग्री, यानी कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं। और अपोजिट वेक्टर का जो वैल्यू होता है वो कैसे निकाला जाता है, डिफरेंस बड़े में से छोटे को सब्सट्रैक्ट कर कर। तो भैया आपका F डैश 19.08 है, F1 कितना है 4.5 न्यूटन है, तो बड़ा कौन है आपका, तो F डैश बड़ा है, यानी कि F नेट निकलेगा आखिरी में F डैश माइनस F1 से 19.08 माइनस 4.5, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 14.58 न्यूटन, इतना फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ठीक है ना। 14.5 न्यूटन का नेट फोर्स वो एक्सपीरियंस करने वाला है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आपको मिलेंगे, ठीक है ना। लेंदी होते हैं, थोड़े टाइम लेते हैं, लेकिन सुपर इम्पोजिशन पर आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस क्या करने पड़ेंगे, सॉल्व करने पड़ेंगे, आपको सोच समझ कर स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, देखिए एक एक पॉइंट इसको क्लियर करिए, वीडियो को आप रिवाइज रिवाइंड कर आप इसके हर पॉइंट को अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या स्टेप्स लगाए गए हैं, है ना। एक बात समझिए, ये दोनों क्योंकि इक्वल थे इसीलिए इनको हमने मिलाकर जस्ट 45 पर ले लिया है, और अच्छा चांस ये बना कि ये इधर था ये इधर था, अपोजिट थे दोनों, एक दूसरे के साथ क्या हो गए, जितना उनको सब्सट्रैक्ट कर आपको आंसर लेना था आप ले चुके हैं। ठीक, तो ये वैल्यू जो है थोड़ा अच्छे से समझ कर रखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्या कर लेने चाहिए, प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। ठीक, एक और क्वेश्चन हम लोग फटाक से देख लेते हैं इसी टाइप का, जिसमें हम
इनको इक्वल लेकर नहीं चलते हैं ना, ठीक। अगर इक्वल लेकर नहीं चलेंगे तब फिर कैसे सॉल्व करेंगे वो भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ तो इक्वल था इसीलिए काम बन गया है ना, जस्ट इसके सामने आया है। अगर इक्वल नहीं होगा तो जस्ट उसके सामने नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा जरा देखते हैं एक क्वेश्चन। तो इसको फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर आप अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, है ना, ठीक। चलिए तो हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मान लीजिए कि हम फिर से एक स्क्वायर लेते हैं और यहाँ पर हम 8 माइक्रोकूलम का चार्ज ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें कंसेप्ट समझना है तो हम लेकिन माइक्रोकूलम लेकर चलिए, क्योंकि नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा पावर में फोर्सेस आने लगते हैं ना। 8 माइक्रोकूलम और यहाँ पर मान लीजिए आप रख दिए 3 माइक्रोकूलम और आपने मान लीजिए यहाँ पर रख दिया 6 माइक्रोकूलम और यहाँ पर रख दिया मान लो 5 माइक्रोकूलम, और इसका साइड का वैल्यू आपको दे दिया गया मान लीजिए इक्वल मान लीजिए दे दिया √2 मीटर, ठीक है ना। √2 मीटर हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक। चलिए इसके बाद आपसे कोई कह रहा है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 6 माइक्रोकूलम चार्ज। देखिए आप क्वेश्चंस को देखें। अब इसी में मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ क्योंकि स्पेस बहुत कम पड़ने लगता है ना, ठीक। चलिए ध्यान से समझिएगा। आपको क्वेश्चन आप नोट कर चुके होंगे, ठीक। तो उसके बाद मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। फाइंड नेट फोर्स ऑन द 6 माइक्रोकूलम चार्ज, और इसी डायग्राम में हम आंसर वाला डायग्राम क्या कर ले रहे हैं, बना ले रहे हैं, ठीक। अच्छा बताइए, मैंने कहा था हर 4 से देखो 5 माइक्रोकूलम से 6 माइक्रोकूलम का डिस्टेंस मिल रहा है, इसका भी मिल रहा है, बस इसी का नहीं मिल रहा है तो इसको आप मिला लीजिए, है ना, ठीक। अभी भी पिछले क्वेश्चन मैंने बताया कि डायगोनल का लेंथ क्या होता है, a√2 होता है, मतलब a है उसका √2 टाइम्स, ठीक। a की वैल्यू जो भी रहेगी रख देंगे। अब आप पूछिए कि 8 माइक्रोकूलम इस 6 को अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, तो प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो ये F1 हो गया। आप यहीं पर तुरंत एक्सिस दिखा दीजिए ताकि आप एंगल वगैरह यहाँ दिखा पाएँ। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। चलिए अब ये 3 माइक्रोकूलम से पूछिए, प्लस प्लस को रिपेल ही करता है, यानी कि एक फोर्स यहाँ आएगा, ये क्या होगा, F2 होगा, प्लस 5 माइक्रोकूलम प्लस 6 माइक्रोकूलम को रिपेल करेगा, यानी कि एक फोर्स यहाँ जाएगा, ठीक। अब आपके पास 3 फोर्सेस हैं, F1 F2 F3 हैं। पहले F1 F2 F3 फटाफट निकाल लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, ताकि हम लोग क्या कर पाएँ, इनका वेक्टर सम समझ पाएँ, सुपर इम्पोजिशन का लॉ यहाँ पर लगा पाएँ और अच्छे से कैलकुलेशंस पूरा कर पाएँ, ठीक। चलिए फटाफट देखते हैं। सबसे पहले हम लोग F1 के लिए देख लेते हैं। तो F1 किसके किसके बीच का फोर्स है, देखो उसके लिए Q1 क्या लिया जाएगा, 8 माइक्रोकूलम, यानी कि 8 × 10⁻⁶ कूलम। Q2 किसके लिए लिया जाएगा, Q2 6 माइक्रोकूलम पर लगा रहा है, 8 6 पर लगा रहा है, मतलब 6 × 10⁻⁶। उसके बीच का डिस्टेंस R इक्वल a√2, a की वैल्यू खुद √2 देकर रखा है, √2 × √2 इक्वल क्या आ जाएगा, 2 मीटर। मीटर में चाहिए होता है, मीटर में दिया हुआ है। तुरंत F1 रखिए, F1 इक्वल 1/4πε0 कूलम्स लॉ, Q1 Q2/r²। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स यही होता है। तुरंत यहाँ वैल्यू रखिए 9 × 10⁹, किसकी वैल्यू 1/4πε0 की, मल्टीप्लाइड बाय 8 × 6 × 10⁻12। क्या किए, 8 6 और 10⁻6 - 12 हो जाएगा, होल बाई 2 का स्क्वायर, यानी कि r का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 4 2 जार 8 और आपका 6 2 जार 12 और 12 9 जार 108, ठीक है ना। ये आपका मल्टीप्लिकेशन 6 2 जार 12 और 12 9 जार 108, और ऊपर बचेगा 10⁻³ ठीक है ना। यही वैल्यूएशन आएगा 10⁻³ आपका यहाँ पर -12 में से -9 गया है ना, ठीक। और चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं 0.108 न्यूटन। तीनों पॉइंट यहाँ मैंने एडजस्ट कर दिए है ना, ठीक। तो ये आपका F1 आ गया। अब F1 आपके पास है, फटाक से आप F2 और F3 भी निकाल लें। अब की बार आपको F2 F3 दोनों सेपरेट निकालने पड़ेंगे क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम नहीं आने वाला, ठीक। चलिए F2 के लिए बताइए, पहला चार्ज Q1 कौन है, सेकंड चीज़ हम निकाल रहे हैं। तो Q1 F2 किसके किसके बीच का फोर्स है, 3 6 पर लगा रहा है फोर्स, मतलब 3 × 10⁻⁶ कूलाम। Q2 6 × 10⁻⁶ कूलाम, R √2 मीटर, ठीक है ना। तुरंत फार्मूला लगाइए, F2 इक्वल 1/4πε0 Q1
Q2 बाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू क्या है, देखो Q1 Q2 एक साथ लिखने जा रहे हैं तो 3 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -12 होल बाई रूट 2 का स्क्वायर मतलब क्या आएगा 2, ठीक है ना भाई। देखो आर स्क्वायर है, आर रूट 2 है, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा। अच्छा आप इसमें से काट दीजिए इसको 3 टाइम्स, 3 3 जार 9, 9 9 जार 81 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -3 यानी कि 0.081 न्यूटन। ठीक, ये आ गया F2। फटाक से हम ऐसे ही क्या निकाल लें, F3 निकाल लें। तो F3 के लिए आपको, F3 किसके किसके बीच का फोर्स है, 5 और 6 के बीच का है। Q1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, फिर Q2 इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम, और R की वैल्यू क्या लेंगे √2 मीटर, क्योंकि स्क्वायर है तो ये डिस्टेंस या साइड क्या होगा सेम ही होगा। आप तुरंत फार्मूला लगा देंगे F3 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, यानी कि आपको वैल्यू मिलेगी 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू दोनों को मिलाकर लिखने जा रहे हैं 5 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -12 4/r का स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 2 आएगा। इसको आप कैंसिल कर दीजिए तो 3 टाइम्स जाएगा, और 5 3 जार 15 और 15 9 जार 135 इंटू में 10 की पावर -3 -12 में से 9 गया या 0.135 न्यूटन। ये क्या आ गया आपका F3 आ गया। चलिए अब F3 की वैल्यूज़ और F2 की वैल्यू और F1 की वैल्यू आपके पास है। आपके पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर चार्ज 6 माइक्रोकूलम है, वहाँ एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स, और ये F1 नहीं है ये F3 है, एक फोर्स लग रहा है F2 और एक फोर्स लग रहा है F1, और यहाँ का एंगल कितना है 45 डिग्री है। अब एक बात समझिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आप कहेंगे कि F2 F3 90 डिग्री वाला केस उसको सॉल्व कर लें, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड है नहीं, तो क्या दिक्कत हुआ, अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाला भी फार्मूला आपको बताया, √F1² प्लस F2 स्क्वायर कर दें। दिक्कत है, आप फंस जाएंगे। कहाँ फंसेंगे, बात सुनिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो जस्ट बीचों बीच से गुजरेगा नहीं, किस तरफ गुजरेगा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। देखिए जरा F2 F3 में कौन ज़्यादा है, तो F2 ये रहा और F3 ये रहा, F3 ज़्यादा है, यानी कि जो नेट फोर्स आएगा इन दोनों का जो मिला हुआ रूप आएगा वो F1 पर कोलाइड नहीं करेगा या उस पर नहीं आएगा, वो थोड़ा सा हटा रहेगा, F3 की तरफ ज़्यादा झुका रहेगा। तो आपको फिर वो अलग एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब हो जाने वाला है, क्योंकि वो बहुत माइन्यूट से एंगल्स आते हैं और वो वैल्यूज़ हमें याद होते नहीं हैं। तो फिर इसका क्या अप्रोच बनाया जाए। अगर ये 90 डिग्री वाले वेक्टर इक्वल ना रहा करें तो आप मिडल वाले वेक्टर का कंपोनेंट कर लिया करिए, है ना। कंपोनेंट कैसे करते हैं भी आपको सिखाया गया है। चलिए फटाक से कर डालते हैं। जरा देखिए इस F1 को 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, और जब आप 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे देखिए तो क्या हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये पॉइंट है जहाँ 6 माइक्रोकूलम रखा हुआ है। 6 माइक्रोकूलम पर देखिए एक फोर्स यहाँ पर F3 है और एक फोर्स यहाँ पर F2 है, ठीक है ना। और अब F1 के 2 टुकड़े जा रहे हैं, एक टुकड़ा F1 का यहाँ जा रहा है, वो जाएगा F1 cos 45 क्योंकि थीटा इसके साथ बना है, और एक टुकड़ा यहाँ जाएगा, वो जाएगा F1 मैग्नीट्यूड और अब की बार sin 45, ठीक है ना। अब देखो F1 sin 45 और F1 cos 45 की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ फटाक से कॉर्नर में हम आपको सॉल्व कर कर दिखा देते हैं, क्योंकि स्पेस थोड़ा फिर दिक्कत करेगा। तो F1 की वैल्यू 0.18 है। तो देखो F1 यानी कि यहाँ पर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या होगा। तो F1 का मतलब 0.108 इंटू cos 45, 0.108 cos 45 की वैल्यू 1/√2, तो 0.108 इंटू में इसको लिख सकते हैं √2/2, ये इसको कैंसिल कर देगा 0.054, ठीक है ना। 0.054 इंटू में √2 की वैल्यू, यहाँ √2 का मल्टीप्लिकेशन हम लोग लेकर जरा सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। तो √2 का वैल्यूएशन यहाँ मैं नीचे आपको सॉल्व कर कर दिखा दे रहा हूँ फटाफट। 1.414 होता है और उसका मल्टीप्लिकेशन 54 से करना है, 16 4 5, ठीक है ना, 5 और 0707 65
13, 6, 7, ठीक है ना। तो 3 डेसिमल इसके, 3 डेसिमल इसके, तो 3, 3 और ये 0, ठीक। 3, 2, 5 ही तक आ पाया था। 3 डेसिमल इसके, 3 डेसिमल, तो टोटल 6 डेसिमल बाद लगेगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा 0.076 न्यूटन, है ना। मतलब क्या है ज़रा समझिए अब कि आपके पास अब यहाँ पर एक फोर्स ये है F1 cos 45, इसकी वैल्यू 0.076 न्यूटन आई है, और F1 sin 45 की भी वही आएगी, क्योंकि F1 की वैल्यू 0.108 है और sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, ठीक। तो अब मतलब आपके पास देखिए क्या है, इस डायरेक्शन में दो फोर्स हैं, वो दोनों आपस में जुड़ेंगे। पहला पॉइंट याद करिए, दो इक्वल डायरेक्शन में, दो एक ही डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस आपस में ऐड होते हैं, ठीक। तो यहाँ मान लेते हैं ये दोनों फोर्स ऐड हो जाएंगे, और ऐड होकर आपको एट लास्ट क्या देंगे, फोर्स। हम यहाँ नीचे दिखा दे रहे हैं इस पॉइंट पर 6 माइक्रोकूलम पर ये दोनों फोर्स जब ऐड होंगे, ठीक, तो क्या देंगे, F1 cos 45 की वैल्यू 0.76 है और F3 की वैल्यू 0.135 है। तो 0.135 में आप क्या ऐड कर दीजिए, 0.076, तो 6, 5, 11, 11, 2, 0.211। तो यहाँ पर एक फोर्स आ गया, उसको हम क्या देते हैं F, और वो आया है 0.211 न्यूटन, ठीक है ना। और आप इसका सिर्फ एक डेसिमल लेकर चलें, आपका आंसर इनफ रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 0.211 लेकर चलेंगे तो अभी आपको काफ़ी दिक्कत होगी स्क्वायर करने में, है ना। 0.2 आपका आंसर परफेक्ट ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एडिशन F1 sin 45 भी उतना ही है, और F2 कितना है, तो वो 0.081 है, उसमें आपको 0.076 ऐड करना है। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 7, 8, 7, 15, तो 0.157, ठीक है ना। तो आप इसको लेकर चल लीजिए, यहाँ पर इसको F डैश मान लीजिए और F डैश की वैल्यू 0.1 ले लीजिए, है ना, ठीक। देखिए इसको 15 ले लीजिए, क्योंकि वहाँ पर 1 था तो आप अप्रॉक्सीमेशन में सही आंसर ला सकते हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा नंबर है, जिसको हम छोड़ेंगे तो आंसर ज़्यादा डिफेक्टेड हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का एंगल बना है 19। अब एट लास्ट आप इसको एफ नेट के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस के बाद अब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। दोनों इक्वल तो है नहीं, इक्वल नहीं है, तो √F1² प्लस F2² बताए थे 90 पर, है ना। और यही आपका फाइनल आंसर आएगा। √F1 का मतलब F है, तो आप F रख दें या उसकी वैल्यू रख दें, 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.15 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। 0.2 का होल स्क्वायर होगा 0.04 प्लस इसका होगा देखो 15 का होता है 225, है ना, और 4 डेसिमल बाद, तो 0.0225 ऐड कर दीजिए, अंडर रूट के अंदर है, तो ये आ जाएगा 0.0426 हो जाएगा 25, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर। ये क्या है आपका F नेट। अब ज़रा देखिए इसको अगर आप यहाँ पर लें और इसको लिख सकते हैं √625/10,000, 4 डेसिमल्स नीचे गए, तो देखो 625 किसका स्क्वायर होता है, यहाँ आ जाइए F नेट। देखिए 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का, और 10,000 किसका होता है, 100 का। तो बाहर जो आएगा वो आएगा 0.25 न्यूटन, यानी कि आपके 6 माइक्रोकूलम के ऊपर जो चार्ज लग रहा है वो क्या है, 0.25 न्यूटन। ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने आने चाहिए, ठीक है ना। ये वैल्यूएशन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, और आप आज के इस लेक्चर से जितना भी सुपर इम्पोजिशन का लॉ सीखे हैं इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि इस पर आपको क्वेश्चंस आगे भी मिलेंगे, आगे के चैप्टर्स में भी आपको लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन यूज़ करना है। हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए यूज हो सकता है, फोर्स के लिए यूज हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूज होगा, आगे चलकर आपके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटीज़ के लिए यूज होगा, है ना। जहाँ जहाँ वेक्टर्स आएंगे लॉ ऑफ सुपर इम्पोजिशन तो लगेगा ही लगेगा। इस न्यूमेरिकल को भी फटाक से आप नोट कर इसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। देखिए एक से ज़्यादा बार आप थोड़ा इसको देखिएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि बहुत जल्दी जल्दी इस चीज़ को बताया जा रहा है। आपको
तो थोड़ा वापस देखेंगे तो आपके लिए थोड़ा सही रहेगा, है ना। ठीक, तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना चीज़ रखते हैं। नीचे लिंक में जाइए, आपको डीपीपी दिया गया है। आज के इस लेक्चर से रिलेटेड हर टाइप के क्वेश्चंस आपको वहाँ मिलेंगे, उनको सॉल्व करिए। जो क्वेश्चन नहीं लगते हैं कमेंट सेक्शन का यूज़ कर आप बताइए। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी अगले लेक्चर में। ठीक।